नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूं तो ये कार्यक्रम है IPL 18, 10 टीम एक खिताब, लेकिन धीरे धीरे करके हर टीम जो है, जो कुछ टीमें हैं वो इस दौड़ से जो है वो अब बाहर होती दिख रही हैं। लेकिन आज प्लेऑफ की दौड़ में जो कि एक दो टीमें जो जबरदस्त रूप से एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं वो हैं पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो आज के इस मुकाबले में हम इन दोनों टीमों के बीच बात करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इन दोनों टीमों की ताकत क्या है कमियां, और आखिरकार इन दोनों को किस तरह से आगे बढ़ना होगा। तो यकीनी तौर पर यह एक बड़ा मुकाबला जो है वो रहने वाला है और इन दोनों के लिए ये मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। हम इस मुकाबले पर अपने मेहमान राकेश राव जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं उनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन उनके पास जाने से पहले हम इन दोनों टीमों की ताकत को भी जान लेते हैं और इस बात को जानते हैं कि इस मुकाबले को लेकर के ये दोनों टीमें जो हैं वो कितनी ज्यादा तैयार हैं। तो मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो प्रीव्यू जो पैकेज है उसको चलाएं और दिखाने की कोशिश करें। तो जाहिर तौर पर एक इंडियन प्रीमियर लीग में 18वें सीजन का 54वां मुकाबला जो है वो पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। IPL लीग में अब हर एक मैच के साथ प्लेऑफ की दौड़ जो है वो रोमांचक हो चुकी है। यह मुकाबला दोनों ही टीमों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। दोनों टीमों के पास एक मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी लाइनअप है, जिस कारण यह मुकाबला बड़ा ही रोमांचक होने की उम्मीद की जा रही है। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ की टीम ने इस सीजन में 10 में से 5 मैच जीते हैं और 5 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। टीम में डेविड मिलर, एडन मार्करम और निकोलस पूरन जैसे मजबूत बल्लेबाज हैं। गेंदबाजी में आवेश खान, मयंक यादव, रवि बिश्नोई और शार्दुल ठाकुर टीम की रीढ़ हैं। पंजाब किंग्स के खिलाफ टीम की जीत उसकी प्लेऑफ की राह आसान कर सकती है। अगर पंजाब किंग्स के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स को इस मुकाबले में हार मिली तो फिर उनकी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लग सकता है। यही वजह है कि टीम किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहेगी। पंजाब किंग्स की बात करें तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली ये टीम प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए काफी मजबूत नजर आ रही है। पंजाब किंग्स 13 अंक के साथ चौथे स्थान पर है। धर्मशाला की पिच पर पंजाब किंग्स घरेलू मैदान का भरपूर रूप से इस्तेमाल करना चाहेगी। IPL में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 बार जीत हासिल की है। वहीं पंजाब किंग्स को 2 मैच में जीत मिली है। पंजाब के होम ग्राउंड धर्मशाला स्टेडियम के पिच और यहां की मौसमी परिस्थितियां भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। स्टेडियम की ऊंचाई और ठंडी हवाएं बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों को चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। हालांकि ये पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए ये खास मुफीद पिच नहीं है। जाहिर तौर पर यहाँ दोनों टीमों के बीच हाई स्कोरिंग मुकाबला होने की उम्मीद है। बल्लेबाजों के लिए बेहतरीन इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं क्या कुछ है पॉइंट्स टेबल और किस तरह से पंजाब किंग्स की जो स्थिति है वो किस तरह की बनकर के सामने आ रही है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है ये पंजाब किंग्स की अंक तालिका, जहां पर पंजाब की टीम जो है वो 10 मैच के बाद 6 जीत और 3 हार के साथ जो है वो इस समय अंक तालिका में 13 अंक के साथ है, और जहां पर टीम का नेट रन रेट जो है वो 0.199 है। तो जाहिर तौर पर पंजाब किंग्स के लिए एक चुनौतीपूर्ण ये मुकाबला जो है वो रहने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा मुकाबला है जो कि कहीं ना कहीं पंजाब अगर इस मुकाबले को जीतती है तो यहां से टीम के 15 पॉइंट्स हो जाएंगे, और टीम के जब 15 पॉइंट्स हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर टीम के लिए एक अच्छी बात यह रहेगी कि यहां से भी टीम जो है वो क्वालिफाई कर सकती है, बशर्ते ये देखना होगा कि बाकी टीमों की क्या कुछ स्थिति रहती है। तो ये तो पंजाब के हमने आपको दिखाए पॉइंट्स टेबल, लेकिन इसके बाद अब रुक कर लेते हैं लखनऊ का
कि लखनऊ की जो है वो किस तरह की एक पॉइंट टेबल सामने नगर के आ रही है, तो लखनऊ की टीम जो है वो इस वक्त छठे स्थान पर है। जी हां, पंजाब चौथे स्थान पर है तो लखनऊ जो है वो छठे स्थान पर है और टीम के जो है वो 10 अंक हैं, जिसमें टीम का नेट रन रेट जो है वो बहुत खराब है, -0.325 है। टीम ने अब तक 10 मैच खेले हैं, 5 में टीम को जीत मिली है और 5 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। तो ये यकीनी तौर पर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अच्छी तस्वीर जो है वो पेश नहीं करती है और यहां से लखनऊ जो है कोशिश ये रहेगी कि अगर अपने सारे मुकाबले टीम जीत जाती है तो एक अच्छी तस्वीर बनकर सामने आएगी। लेकिन 4 मुकाबले यहां से लखनऊ को खेलने हैं, जिसमें से अगर 4 में से अगर 3 मैच भी लखनऊ जीत जाती है तो ये टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। कल जिस तरह से हमने देखा कि शानदार तरीके से आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, हालांकि वो 16 पॉइंट्स उनके हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी तक कहना चाहिए कि प्लेऑफ के उस सीरीज में नहीं पहुंच पाए हैं। तो यानी तो यकीनी तौर पर एक अच्छी तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं राकेश राव, वरिष्ठ खेल पत्रकार, तो सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश, एक बड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से एक कहते हैं ना कि जब जितना भी खराब होना था शायद इससे पहले हो चुका है, लेकिन अब यहां पर ये जो 2 टीमें हैं, लखनऊ हो या पंजाब हो, अपनी कमियों को अच्छे तरीके से जान चुकी हैं, क्या कुछ ताकत है ये भी अच्छे तरीके से जान चुकी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब ये जो 2 टीम्स हैं जो कि ऑलरेडी 10-10 मैच खेल चुके हैं, तो मतलब ये बात बिल्कुल जाहिर है कि दोनों को अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी जो उनकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, उसको दोनों टीमें जानती हैं और ये खुद तो खैर जानते ही हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि लखनऊ के साथ जैसे हुआ, स्टार्ट कोई बहुत अच्छा नहीं था। एक स्टेज वो आया जब अपने वो 3 गेम लगातार जीते तो लगा कि लखनऊ बिल्कुल दौड़ में है। उसके बाद अपने अगले 4 में से 3 मैच हार गए और अपने पिछले 2 मैच भी हारे हैं। तो लखनऊ के साथ जो है मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे दुख की बात उनको ये है कि उनका कप्तान जो है वो रन नहीं बना रहा है, उसकी विकेट कीपिंग बहुत ख़ास नहीं है, लोग काफ़ी उन्हें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये जब एक टीम के साथ होता है तो देखिए, जब एक कैप्टन खुद प्रेशर पे हो और सबसे महंगा खिलाड़ी हो आईपीएल का, तो उसका कॉन्फिडेंट ना होना वो पूरे टीम के ऊपर कहीं ना कहीं आपको दिखता है और एलएसजी के साथ दिख रहा है। और एलएसजी ने जैसे एक इन्वेस्ट किया हुआ है कि उनके जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो उनका ऑलमोस्ट सारा इंडियन ही रहता है, तो वो उनको जो है खेलना जो है बाकी टीमों के लिए थोड़ा आसान हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी तो। राकेश, अगर बात करें जिस तरह से लखनऊ की, तो आपको नहीं लगता कि ये टीम जो है वो ऊपर के जो 3 बल्लेबाज है, निकोलस पूरन, मिशेल मार्श और एडन मार्करम, इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड है और टीम को जो इसके बाद अगर नीचे आकर के देखें तो वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही है। ऋषभ पंत तो आउट ऑफ फॉर्म ही है, वो तो खैर पूरी तरह से साफ है। आयुष बदौनी ने भी कभी एक उनके बल्ले से अर्धशतक निकला है, लेकिन इसके अलावा जो एक भरोसा जगना चाहिए वो बहुत दूर दूर तक गायब दिख रहा है। तो ये एक बड़ी मुसीबत हो सकती है अगर पंजाब के अर्शदीप अगर ऊपर के 3 बल्लेबाजों को जल्दी समेट देते हैं तो फिर लखनऊ के लिए दिक्कत है। देखिए, आप किसी भी टीम के अगर ऊपर के 3 बल्लेबाजों को अगर आप आउट कर लेते हैं, चाहे वो जीटी हो, चाहे वो एमआई हो, ये जितनी टीम जो भी परफॉर्मिंग टीम्स हैं, टॉप 3 को निकाल देंगे तो फिर T20 में फिर जो है आपका जीतना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम ये मान के चलते हैं कि आपका टॉप ऑर्डर जो है, टॉप ऑर्डर मीन्स आपके जो टॉप 3 हैं, खासकर अगर हम एलएसजी को देखते हैं, क्योंकि उनका जो उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है फॉरेन ओवरसीज़ जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे बल्लेबाज हैं, और इस तरह से क्या हो गया कि उनका अटैक जो है वो प्योरली इंडियन है। तो इंडियन अटैक को इंडियन विकेट्स पे काफ़ी लोग बहुत आराम से खेल रहे हैं और उनके पास कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है। और उनकी इन्वेस्टमेंट में, जैसे मैंने कहा, कि बल्लेबाजों के ऊपर है और ये जब तक चल रहे हैं तब तक वो उनकी टीम चल रही है। लेकिन अभी तक ऐसा हो रहा है कि उनके गेंदबाज जो हैं वो रोक नहीं पा रहे ऑपोजिशन को, उनके पास रन भी होते हैं तब भी रोक नहीं पाते हैं। तो ये दिक्कत लखनऊ को लगातार आ रही है कि अगर उनके टॉप ऑर्डर में से कोई अगर 2 बैट्समैन उनके जिस दिन चल गए, उनके तो उस दिन रन तो लग गए बोर्ड पे, लेकिन एक भी अगर खड़ा हो गया तो नीचे वाले उसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं।
तो एलएसजी के पास प्रॉब्लम यही है कि बैटिंग यूनिट पे जो उनका इन्वेस्टमेंट था वो पूरी तरह से नहीं चल रहा है। बॉलर्स उनके, अगर आप याद रखें कि शुरू में जो है उनके काफ़ी जो उनके अच्छे गेंदबाज थे वो भी अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उनका स्टार्ट बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन बाकी जब आए भी तो कोई बहुत उन्होंने इम्प्रेशन अभी दिया नहीं, ख़ास करके लास्ट, अगर आप 4 गेम देखें, स्पेशली जो लास्ट 2 गेम जहाँ पे वो टीम हारी है, तो देखिए बिल्कुल कॉन्फिडेंस बहुत लो चल रहा है उनका। और उसके ठीक विपरीत अगर हम देखें कि पंजाब जैसी टीम जो सिर्फ 3 मैच हारी है 10 में से, और एक उनके पास जो एक एडवांटेज यही था कि जैसे कि जब टीम अच्छी खेल रही है तो एक बारिश वाला मैच भी इन्हीं के साथ था इनका, जो कि एक पॉइंट जो हासिल हुआ इनको। तो पंजाब को एडवांटेज ये है कि वो जो एक पॉइंट जो उनको मिला है वहाँ से, वो बाकी टीम से उनको अलग कर देता है। जैसे कि अगर वो जीतते हैं तो स्ट्रेट अवे वो अकेले अपने आप सेकंड पोजीशन में आ जाते हैं। इसका एक एडवांटेज ही माना जाता है, क्योंकि जब तक आपके पास पॉइंट्स हैं, और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये मान के चल रहा हूँ मैं, हालांकि उस मैच में उन्होंने 200 रन बनाए थे, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ बिलीफ है, वो बहुत बहुत ज़्यादा है। और वो इसलिए भी है कि इस बार का राकेश, आपको रोकते हो, अब आपको सुनाते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश। बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मनसुख भाई, बहन रक्षा खड़से, श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, उपस्थित अन्य महानुभाव, सभी खिलाड़ी, कोच, अन्य स्टाफ और मेरे प्यारे युवा साथियों, देश के कोना कोना से आइल एक से बढ़ के एक से निमन एक रउआ खिलाड़ी लोगन के हम अभिनंदन करत बानी। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान बिहार के कई शहरों में प्रतियोगिताएं होगी। पटना से राजगीर, गया से भागलपुर और बेगूसराय तक आने वाले कुछ दिनों में 6,000 से अधिक युवा एथलीट, 6,000 से ज्यादा सपनों और संकल्पों के साथ बिहार की इस पवित्र धरती पर परचम लहराएंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है, और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा, उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। साथियों, किसी भी खिलाड़ी को अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए खुद को लगातार कसौटी पर कसने के लिए ज्यादा से ज्यादा मैच खेलना, ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना, ये बहुत जरूरी होता है। एनडीए सरकार ने अपनी नीतियों में हमेशा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होते हैं,
खेलो इंडिया पैरा गेम्स होते हैं, यानी साल भर अलग अलग लेवल पर पूरे देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर लगातार स्पर्धाएं होती रहती हैं। इससे हमारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका टैलेंट निखर कर सामने आता है। मैं आपको क्रिकेट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। अभी हमने आईपीएल में बिहार के ही बेटे वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन देखा। इतनी कम आयु में वैभव ने इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बना दिया। वैभव के इस अच्छे खेल के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, उनके टैलेंट को सामने लाने में अलग अलग लेवल पर ज्यादा से ज्यादा मैचों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। यानी जो जितना खेलेगा वो उतना खिलेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान आप सभी एथलीट्स को नेशनल लेवल के खेल की बारीकियों को समझने का मौका मिलेगा। आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। साथियों, ओलंपिक्स कभी भारत में आयोजित हो, ये हर भारतीय का सपना रहा है। आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोजकर उन्हें ट्रेन कर रही है। खेलो इंडिया से लेकर टॉप स्कीम तक एक पूरा इकोसिस्टम इसके लिए विकसित किया गया है। आज बिहार सहित पूरे देश के हजारों एथलीट्स इसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार का फोकस इस बात पर भी है कि हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा नए स्पोर्ट्स खेलने का मौका मिले। इसलिए ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गतका, कलारी पयट्टू, खो खो, मलखंब और यहां तक कि योगासन को शामिल किया गया है। हाल के दिनों में हमारे खिलाड़ियों ने कई नए खेलों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। वुशु, सेपाक टकरा, पंचक सिलाट, लॉन बॉल्स, रोलर स्केटिंग जैसे खेलों में भी अब भारतीय खिलाड़ी आगे आ रहे हैं। साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला टीम ने लॉन बॉल्स में मेडल जीतकर सबका ध्यान आकर्षित किया था। साथियों, सरकार का जोर भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी है। बीते दशक में खेल के बजट में 3 गुना से अधिक की वृद्धि की गई है। इस वर्ष स्पोर्ट्स का बजट करीब 4,000 करोड़ रुपए है। इस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। आज देश में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया सेंटर्स चल रहे हैं। इनमें 3 दर्जन से अधिक
हमारे बिहार में ही है। बिहार को तो एनडीए के डबल इंजन का भी फायदा हो रहा है। यहां बिहार सरकार अनेक योजनाओं को अपने स्तर पर विस्तार दे रही है। राजगीर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। बिहार खेल विश्वविद्यालय, राज्य खेल अकादमी जैसे संस्थान भी बिहार को मिले हैं। पटना गया हाईवे पर स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण हो रहा है। बिहार के गांवों में खेल सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स नेशनल स्पोर्ट्स मैप पर बिहार की उपस्थिति को और मजबूत करने में मदद करेंगे। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया और स्पोर्ट्स से जुड़ी इकोनॉमी सिर्फ फील्ड तक सीमित नहीं है। आज ये नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार को भी नए अवसर दे रहा है। इसमें फिजियोथेरेपी है, डेटा एनालिटिक्स है, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, ई स्पोर्ट्स, मैनेजमेंट, ऐसे कई सब सेक्टर्स हैं। और खासकर तो हमारे युवा कोच, फिटनेस ट्रेनर, रिक्रूटमेंट एजेंट, इवेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स लॉयर, स्पोर्ट्स मीडिया एक्सपर्ट की राह भी जरूर चुन सकते हैं। यानी एक स्टेडियम अब सिर्फ मैच का मैदान नहीं, हजारों रोजगार का स्रोत बन गया है। नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी अनेक संभावनाएं बन रही हैं। आज देश में जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है या फिर नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, जिसमें हमने स्पोर्ट्स को मेन स्ट्रीम पढ़ाई का हिस्सा बनाया है, इसका मकसद भी देश में अच्छे खिलाड़ियों के साथ साथ बेहतरीन स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स बनाने का है। मेरे युवा साथियों, हम जानते हैं जीवन के हर क्षेत्र में स्पोर्ट्समैनशिप का बहुत बड़ा महत्व होता है। स्पोर्ट्स के मैदान में हम टीम भावना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना सीखते हैं। आपको खेल के मैदान पर अपना बेस्ट देना होगा और एक भारत श्रेष्ठ भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी अपनी भूमिका मजबूत करनी है। मुझे विश्वास है आप बिहार से बहुत सी अच्छी यादें लेकर लौटेंगे। जो एथलीट बिहार के बाहर से आए हैं, वो लिट्टी चोखा का स्वाद भी जरूर लेकर जाएं। बिहार का मखाना भी आपको बहुत पसंद आएगा। साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम से खेल भावना और देशभक्ति की भावना दोनों बुलंद हो, इसी भावना के साथ मैं 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। तो ये आप प्रधानमंत्री को सुन रहे थे, जिन्होंने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कहना चाहिए कि उद्घाटन जो है वो वीडियो संदेश के माध्यम से किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के न केवल फायदों को सामने रखा, बल्कि इस खेलों के महत्व को भी सामने रखा। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप खेल की भूमि पर आगे बढ़ करके किस तरह से एक राष्ट्र का भी जो है वो निर्माण करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बिहार की जो धरती है वो किस तरह से खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा दे रही है। और उन्होंने यहाँ पर जिक्र जो किया वो आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी का किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार फिर से इस बात को सामने रखा जोरदार तरीके से कि भारत का जो प्रयास है वो यही है कि 2036 की ओलंपिक की जो मेजबानी है वो भारत को मिले। इसके लिए प्रयास जो हैं वो अपने स्तर पर
चल रहे हैं सुचारू तरीके से। इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने तमाम खेलों की बात की। उन्होंने कहा कि किस तरह से वुशु का जो खेल है और लॉन बॉल्स के जो खेल हैं, इनमें किस तरह से भारत जो है वो लगातार खुद को आगे बढ़ा रहा है। तो तमाम इन बातों को उन्होंने अपने इस वीडियो संदेश के जरिए सामने रखा और युवाओं की जो है उन्होंने हौसला अफजाई की। तो बहरहाल यहाँ पे वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए। पापा पूछेंगे नहीं 800 रुपीस की एंड ऑफ सेमेस्टर पार्टी के बारे में? मम्मी 800 नहीं 680। अरे अपडेट किया है बच्चे ने भी। मैं आपके फैमिली ग्रुप में खर्चा तो हुआ ना? पहली बार हिसाब दिया है बेटे ने। फैमिली ग्रुप पे पाइए फैमिली से पेमेंट अपडेट्स। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और एक बार फिर से लौटते हैं अपने शो पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये है निकोलस पूरन का तूफान, जो कि इस IPL में अपना तूफानी पारी जो है वो लगातार खेल रहे हैं। 34 उन्होंने छक्के लगाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मिडिल ओवर्स में उन्होंने 23 छक्के जड़े हैं और उनके टोटल रन जो है वो 404 हैं। तो ये एक बड़ी बात जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए रहने वाली है। वहीं अगर बात करें मिशेल मार्श की, तो मिशेल मार्श जो है उन्होंने 20 छक्के लगाए हैं, लेकिन पावर प्ले में उनके बल्ले से 14 छक्के आए हैं। यानी कि मिशेल मार्श जो हैं वो भी लखनऊ से आते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स को सपोर्ट करते हैं, उनकी टीम से आते हैं। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो कि जिनसे पंजाब को कहीं ना कहीं बच के रहना होगा। लेकिन इनके लिए असरदायक कौन रहने वाले हैं? श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अब तक 25 छक्के लगाए हैं। डेथ ओवर्स में इन्होंने 9 छक्के लगाए हैं और इनका 360 रन है। तो यानी कि इस तरह से अगर देखें तो ये का बेहतर तरीके से खुद को अपने सामने रख रहे हैं। प्रियांश आर्य की बात करें तो इन्होंने 22 छक्के लगाए हैं। पावर प्ले में इनके बल्ले से 13 छक्के लगाए हैं और रन इनके जो है वो 346 हैं। तो ये वो नाम है दोनों टीमों की ओर से जो कि आज के मुकाबले में एक दूसरे को चुनौती देंगे। तो राकेश, दोनों टीमें यही चाहेंगी, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि एक दूसरे को टेस्टिंग करना चाहेंगी। तो यकीनी तौर पर इनके लिए एक बड़ा एक इम्तिहान जो है वो रहने वाला है। लेकिन लखनऊ के लिए अच्छी बात यह है कि अब उनको इसके बाद भी जो 3 मुकाबले अपने खेलने हैं वो इसी सेम ग्राउंड पे खेलने हैं, धर्मशाला में। तो लखनऊ मान के चलें कि एक फेवरेट के तौर पर सामने होगी। मुझे नहीं लगता कि लखनऊ इस मैच में किसी तरह से फेवरेट है। मुझे लगता है कि पंजाब फेवरेट है इस मैच के लिए, क्योंकि उनका जो बैलेंस जो है, टॉप ऑर्डर दोनों अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जो पंजाब का जो अटैक है वो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन है। अगर मैं इन दोनों टीम्स के सिर्फ अटैक को मैं कंपेयर करता हूं तो, क्योंकि जो क्वालिटी पंजाब के पास है वो लखनऊ के पास नहीं है। और टॉप ऑर्डर का तो ये है कि देखिए, जिनके 3 में से अगर टॉप 2 चल गए या टॉप 3 में से, मतलब मान लीजिए कि अगर एक लंबी पारी खेल गए, बाकी 2 भी अगर 40-30 अगर ऐसे भी कंट्रीब्यूशन आ जाए तो 200 रन बोर्ड पे लगते हैं। और ये जो मैच यहाँ हो रहा है अगर आप उसको देखें तो ये कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, ये छोटा है और बारिश आ चुकी है। तो अभी क्योंकि लखनऊ ने टॉस जीता है तो एडवांटेज मैं मानता हूँ कि उनकी तरफ थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि पिच जो है वो दो रोज से बिल्कुल ढकी हुई थी, बारिश भी हुई है। तो पिच जो है, जो कि पहले जो गेंदबाजी करेंगे उनको थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा। लेकिन क्योंकि ग्राउंड छोटा है और इस पे मैं ये मान के चलता हूँ कि 200 रन
180-200 रन बनने चाहिए। तो जो टीम चेस कर रही है उसके पास एक बड़ा एक ये रहता है कि आप बड़ा एक कैलकुलेटेड असॉल्ट लॉन्च कर सकते हैं। जाहिर तौर पर राकेश, एक बड़ा मुकाबला सामने है और दोनों ही टीमों की यहां से कोशिश रहने वाली है कि वो अपने आप को जीत के तौर पर सामने लाएं, क्योंकि प्लेऑफ की रेस में दोनों बने हुए हैं और दोनों यही चाहेंगे कि यहां से वो कोई भी मुकाबला जो है वो हारे नहीं। और लखनऊ के जहन में एक चीज जो है वो उनको स्पिरिट हाई करती रहेगी कि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी हार का बदला भी लेना है। बहरहाल आज के इस हमारे खास शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।